नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। आप सोचिए कि कुछ लोग इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। बहुत गुपचुप तरीके से यह खेल खेला जा रहा है और इसकी पोल खुल गई आज। और पोल खुली है बिहार में, जहां यह खुफिया मिशन चलाया जा रहा था। भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाए जाने का यह मिशन और इसका अड्डा पटना के करीब एक इलाके फुलवारिया शरीफ में चल रहा था। एक एनजीओ के नाम पर आतंक की फैक्ट्री थी, जहां हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही थी। मार्शल आर्ट्स के नाम पर चाकू तलवार चलाना सिखाया जा रहा था। और मिशन भारत में इस्लामिक कानून नाफिज करना, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना। और इस मिशन को पूरा करने के लिए बाकायदा टाइमलाइन तय की गई। माने जब देश आजादी का 100वां वर्ष मनाएगा, यानी 2047, तो इनका लक्ष्य था कि 2047 तक भारत में जमहूरियत नहीं बल्कि इस्लामी निजाम हो, भारत एक इस्लामिक देश बन जाए 2047 तक। और इसके पीछे कौन था? इसके पीछे थी पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और एसडीपीआई यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। इनके बीच लगातार बैठकें हो रही थी। कट्टर सोच वाले मुसलमान लड़कों की भर्तियां हो रही थी। उन्हें जबरदस्ती ब्रेन वॉश किया जा रहा था। उन्हें ख्वाब दिखाया जा रहा था कि 2047 तक भारत को मुसलमान देश बना देना है। लेकिन इनके मुताबिक मुसलमान राष्ट्र बनने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा यह सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और यह साजिश खुली कैसे? 12 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी पटना में थे। इनकी साजिश थी कि प्रधानमंत्री के दौरे के वक्त गड़बड़ की जाए और एक आतंकी साजिश बुनी जाए। लेकिन 11 जुलाई को ही, यानी प्रधानमंत्री मोदी के पटना पहुंचने से एक दिन पहले, पीएफआई से जुड़े 2 कार्यकर्ता पटना पुलिस ने पकड़ लिए। और पूछताछ में जो खुलासे हुए बहुत चौंकाने वाले थे। 26 लोगों के नाम सामने आ चुके हैं और पुलिस कह रही है इसमें और बहुत से लोग शामिल हैं। इनके घरों की तलाशी में सीक्रेट दस्तावेज मिले। इंडिया 2047 नाम का सीक्रेट डॉक्यूमेंट बरामद हुआ, जिसके अंदर भारत में कैसे एक इस्लामिक कानून नाफिज करना है उसकी पूरी टाइमलाइन दी गई थी। हम आपको बताते हैं पुलिस ने इसके बारे में और क्या बताया है। तय था कि गड़बड़ी करना चाहते थे ये लोग प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में। अभी तक जो हमारा इन्वेस्टिगेशन है, उस इन्वेस्टिगेशन का संकेत उसी तरफ। इंडिया विजन 2047 इनका इनर सर्कुलेशन है और 7 पन्ने का जो डॉक्यूमेंट्स हमें रिकवर्ड हुआ है, ऑफिस से भी, मिस्टर अतहर परवेज़ के घर से भी, और कल रात में जो रेड्स हुए हैं बहुत और से जगहों पर भी, उसमें इस बात को लिखाया गया है कि हम लोग हिंदुस्तान में शासन करते रहे हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियां आई कि हमारा शासन अंग्रेज़ों ने छीन लिया, लेकिन हम लोगों को फिर से संगठित होना है और 2047 तक हमें हर घर से एक पीई का रिक्रूट होना है, पीएफआई का हर घर में एक रिक्रूट होना है जो आइडियोलॉग हो, और दूसरा जो आर्म्स विंग में जाए। और अगर 10% उसमें लिखा हुआ है, एग्जैक्ट वर्ड है कि अगर 10% मुस्लिम पॉपुलेशन, इंडिया की मुस्लिम पॉपुलेशन भी अगर उनके पीछे रैली करती है, तो वो कावर्ड मेजॉरिटी कम्युनिटी, दैट वर्ड हैज़ बीन रिटन, बहुसंख्यक कमज़ोर आबादी को उनके घुटनों पर ला देंगे और 2047 तक देश को इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे। ये पुलिस बोल रही है आपके सामने, किसी और का इल्जाम नहीं है। ये पुलिस को जो वहां से दस्तावेज बरामद हुए हैं, ये उसके बिना पर बोल रही है। ये एसपी थे पटना के, और इन्होंने ये भी एक इंपॉर्टेंट बात बताई, मैं मेहमानों पे जाऊं उससे पहले, कि ठीक ऐसा ही डॉक्यूमेंट जिसका नाम है इंडिया 2047 टूवर्ड्स रूल ऑफ इस्लामिक इंडिया, और आगे ये भी लिखा है इंटरनल डॉक्यूमेंट नॉट फॉर सर्कुलेशन। वो पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो इस वक्त मेरे पास है, 7 पन्नों का पूरा डॉक्यूमेंट है जो हमारे सूत्रों से हमें मिला है पटना पुलिस से। और इसके बारे में अब जो और बातें कहनी है, कही जानी है, वो अभी आपको पुलिस ने बता दी। संबित पात्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ रहे हैं हमारे साथ। संबित साहब, स्वागत है आपका। डॉक्टर विक्रम सिंह जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी हैं। आपका बहुत स्वागत है सर। हमारे साथ यास्मीन फारूकी जी हैं, नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं एसडीपीआई की। फारूकी जी, स्वागत है आपका। सैयद अब्बास जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अब्बास साहब, आपका ही बहुत स्वागत है। संबित पात्रा साहब, शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। अभी चर्चा में आगे बहुत सारे रिबटल आएंगे, वो अलग बात है, क्योंकि पहले भी हम देख चुके हैं, सही होता है, ये डॉक्यूमेंट हमारा नहीं है, ये पुलिस ने प्लांट कर दिया है, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर ये डॉक्यूमेंट सच्चा है, आपके देश में एक ऐसा संगठन जिसकी जड़ें तमाम राज्यों के अंदर हैं, वो ये ख्वाब देख रहा है और दिखा रहा है कि 2047 तक इस देश को इस्लामिक राज बनाना है।
देखिए सौरभ भाई, आपने अभी कब कहा कि बहुत रिबटल्स आएंगी और अभी इस पे बहुत डिबेट्स होना बाकी है, मगर अगर ये बातें सही है, मैं तो ये कह के डिबेट आरंभ करूंगा कि जो अथर नाम का एक व्यक्ति आज गिरफ्तार हुआ है पटना से, वो अथर वही है जिसके भाई ने पहले 2013 में पटना के गांधी मैदान में 8 बम ब्लास्ट किए थे, जिसमें 6 लोगों की जान गई थी। जिस प्रकार से सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट किए गए थे पटना में 2013 में, जब आज के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, जो उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे, कैंपेन कमेटी के हेड थे, बतौर कैंपेन कमेटी के हेड जब वो पटना गए थे कैंपेनिंग करने के लिए, उनके सभा में, याद करिए, आप भी अभी देख सकते हैं अपने आर्काइव में जाकर, उनके डायस के नीचे एक बम मिला जो बाद में डिफ्यूज कर दिया गया और उनके आसपास 6 बम फूटी थी। उसका भाई है ये अतर जो आज गिरफ्तार हुआ है। तो इस पे डिबेट चाहे कितना भी हो, मगर इसमें हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो भी इस हकीकत को जानते हैं। और जहाँ तक इस्लामिक राज का विषय है, देखिए इसमें भी कोई बहुत बड़ा डिबेटेबल विषय नहीं है, क्योंकि इस देश में तो वाइस प्रेसिडेंट तक ऐसे हुए हैं जो ये खुलेआम कह चुके हैं कि हमें शरिया कानून चाहिए, जो ये खुलेआम कहते हैं। और बहुत बड़े बड़े लोग हुए हैं जो आज कल भी मैं देख रहा था अजमेर शरीफ में, बहुत बड़े बड़े लोग ये कहते हैं कि 800 साल तक हमने हुकूमत चलाई, आज भी अगर ऐसा कोई मंजर आ जाए तो आज भी हम हुकूमत चलाएंगे। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो इस प्रकार के सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, मगर हमें संपूर्ण रूप से अपने संविधान के ऊपर और हमें संपूर्ण रूप से इस देश के जो भाईचारे के ऊपर विश्वास है कि ऐसा कभी होगा नहीं। हम मिलकर आगे बढ़ेंगे और हमारे लिए शरिया से ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे देश का संविधान है। हमारे लिए इस प्रकार के टेरर मॉड्यूल से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे देश का संविधान है। और जीत तो अंततो गत्वा अंबेडकर साहब की ही होगी। चलिए, लेकिन आपने कहा कि इस देश में बहुत से लोग हैं जिन्होंने ख्वाब पाला हुआ है कि देश को कैसे एक इस्लामिक राष्ट्र बनाया जाए। मैं यास्मीन फारूकी जी के पास जाना चाहता हूं। यास्मीन जी, मुझे बताइएगा, पीएफआई का और एसडीपीआई का क्या ये लक्ष्य है कि भारत में इस्लामिक राष्ट्र बने? ऐसा कौन बेवकूफ है जो सोचता होगा? मैं एसडीपीआई की बात करती हूँ, मुझे पीएफआई की बात का मुझे पता नहीं, पर एसडीपीआई की बात, हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इतने बेवकूफी के सोच कैसे रख सकती है? मेरी ये बात आपकी समझ में ही नहीं आ रही। किस बिहाफ पे ये संबित पात्रा जी, एक तो उनको तो बोलने का शौक है, वो हर एक पे इल्जाम लगाने की बीमारी है उन्हें, मैं उनको हमेशा छोटा भाई समझ के माफ कर देती हूँ। लेकिन ये मैं आज आपसे, बीइंग एसडीपीआई नेशनल जनरल सेक्रेटरी, हमारी किसी मीटिंग में हमारी कोई विचार ऐसा नहीं है। हम तो संविधान सुरक्षा के लिए काम करते हैं, हम काम करते हैं अपने अधिकारों के लिए। हम ये ऐसी बात सोच भी नहीं सकते। क्यों? हम क्यों सोचेंगे? ये कोई कहां से और आप जो दस्तावेज बात कर रहे हो ना, जी जी, वो एम्पावर इंडिया के बात की है मुझे, और वो सच्चर राजेंद्र सच्चर साहब ने, और वो जो राजेंद्र सच्चर साहब की कमेटी अपना था, उसके ऊपर ये बना था कि 2047 तक हम मुसलमानों को, जो दलितों से बदतर उन्होंने कहा था, तो हमें उनको थोड़ा सा अपने आप के पैरों पे खड़ा करना है। यास्मीन जी, देखिए, आपने बार बार ये कहा कि कौन बेवकूफ ये सोच रखेगा, कोई ऐसा कैसे सोच सकता है। मैं तो दो बातें कहता हूं, मैं तो दो बातें केवल आपसे कहता हूं। देखिए, ये एम्पावर इंडिया फाउंडेशन का नाम आपने लिया, मैंने तो नहीं लिया। एम्पावर इंडिया फाउंडेशन का नाम भी 7 पन्ने की उस डॉक्यूमेंट के अंदर है, कैसे आया? पुलिस जो कह रही है, सुने तो वो राजेंद्र सच्चर ने उसको वो, आप इसके, अब एक मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप आज इस पॉइंट को मत छोड़ दीजिएगा, इसको फिर दोबारा लाइए, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि इस तरह इश्तिहार गलत तरीके से, इस तरह लोगों को दिखावा करके फिर सारे नहीं, मैं तो, अरे मेरा सवाल तो सुनिए आप। मुझे क्या भाई, मैं तो केवल पुलिस के इल्जाम की बात कर रहा हूं आपसे, और कोई बात नहीं कर रहा। पुलिस ने 7 पन्नों, सुन लीजिए मैडम प्लीज, फारूकी जी प्लीज, को पढ़ा है क्या? मेरी बात तो सुन लीजिए आप, 1 मिनट। ये 7 पन्ने का डॉक्यूमेंट है, 7 पन्ने का डॉक्यूमेंट है, जिसके ऊपर लिखा है टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया।
इसको पीएफआई का डॉक्यूमेंट बताया पुलिस ने, ये 2 जगह से पकड़ा गया है, ये हैदराबाद से भी पकड़ा गया, आपको बता दूं पुलिस कह रही है। 1 मिनट मैडम, इसी के अंदर वो एम्पावर इंडिया फाउंडेशन का नाम है, जो आप बता रही हैं किसी और ने बनाया था। बहरहाल ये एम्पावर इंडिया फाउंडेशन तो है और उसका जिक्र भी है इसमें। आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो? नहीं, मेरे पास तो ये पुलिस द्वारा जो सात जो अतहर और जलालुद्दीन के घर से 7 पन्ने का डॉक्यूमेंट मिला है वो मेरे पास है। आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो मुझे दिखाइए कि कहाँ एसडीपीआई लिखा हुआ है उस पे। नहीं तो अब आपका बचाव ये है कि हम ये आप ये पीएफआई से पूछिए, एसडीपीआई से ना पूछिए, तो फिर मैं पीएफआई और एसडीपीआई का रिश्ता बताऊं? नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं है आपका। केरला के हाई कोर्ट के जज कहते हैं कि पीएफआई और एसडीपीआई ये एक्सट्रीमिस्ट संस्थाएं हैं दोनों, और ये वायलेंस से जुड़ी गतिविधियों में शामिल रही हैं। तो वो साबित करें, साबित करें। हाँ, कोर्ट साबित करिए। देखिए, हवा में बातें करने से चीजें मैंने डॉक्यूमेंट कोट कर दिया, मैंने आपको हाई कोर्ट के जज की ऑब्जर्वेशन कोट कर दी, और हवा में बात मैं कर रहा हूं। वाह मैडम वाह। एक मिनट, संबित जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी संबित जी। देखिए, अभी एसडीपीआई के महासचिव ने कहा कि हमको तो बोलने का शौक है। शुक्र है, चलिए बोलने का ही शौक है, कम से कम ये प्रोफेसरों का हाथ वाथ काटने का और बम फोड़ने का तो शौक नहीं है ना। और जहां तक ये पूरा अतर और जो दूसरा पकड़ा गया है जलालुद्दीन, इसके ऊपर मैंने नहीं बोला है। जलालुद्दीन, उसके बारे में हमने नहीं बोला है। अभी आपने देखा कि खुद एसपी साहब जो पटना के हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आपको इंटरव्यू भी उन्होंने दिया, पूरा का पूरा खुलासा उन्होंने किया है, ये डॉक्यूमेंट भी उन्होंने दिखाया है, इसमें आईबी का भी पुट है। और मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, कुछ लोग तो सुबह बोल रहे थे ये दस्तावेज ही झूठे हैं, इनको प्लांट किया गया है। अभी ये कह रहे हैं कि ये दस्तावेज ठीक है मगर ये एम्पावर इंडिया वाले दस्तावेज है। देखिए सौरभ जी, ये हर कोई जानता है कि कौन क्या कर रहा है, ये हर कोई जानता है। मगर चलिए, ये देश की खूबसूरती है कि हर कुछ जानते हुए भी हम लोग अनजान बन के बैठे हुए हैं। उसका अर्थ ये नहीं है कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो नीचे काम नहीं करेगी। उसका अर्थ ये नहीं है कि जो आईबी है, जो एनआईए है, जो आर्मी है, जो पुलिस है, वो अपना काम नहीं करेगी। और मैंने आपको सबसे बड़ा उदाहरण दिया, गांधी मैदान में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था कि नहीं हुआ था? उस समय भी ये लोग तो ये जो अतर पकड़ा गया है, ये सारे बॉम्ब ब्लास्ट करने वालों के बेल के एप्लीकेशन के साथ ये अतर हर जगह घूम रहा था। उसके एक भाई ने बॉम्ब ब्लास्ट किया था, उसके बावजूद यहां उसे बचाने के लिए लोग बैठे हैं। मुझे तो आश्चर्य होता है कि किस प्रकार से हम बटे हुए हैं। आतंकवाद का धर्म नहीं होता, हर कोई कहता है, मैं भी मानता हूं, मगर उसके बावजूद आतंकवादियों को बचाने के लिए टीवी पे लोग आते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता है। और ये जो जिस अतर का आपने नाम लिया, जिसका भाई आप बता रहे हैं गांधी मैदान ब्लास्ट में शामिल था, वो खुद को एसडीपीआई पार्टी का पटना जिला महासचिव बता रहा है। ये तो आप ही लोग टीवी में बता रहे हैं और ये न्यूज रिपोर्ट है छपा हुआ। ये अपने आप को भाई का नाम भी दिया है, ये अपने आप को एसडीपीआई का पार्टी महासचिव बताता है। खुद उसने पुलिस को बताया कि मैं एसडीपीआई का कार्ड होल्डर हूं, और अभी इनकार किया जा रहा है कि इन लोगों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो आई है वो भी महासचिव है और ये अतर भी महासचिव है। अच्छा, मतलब पटना जिला भी महासचिव है, पटना जिला का। अच्छा, मैं एक बार रतन शादा जी के पास जाना चाहता हूँ, करना चाहूंगा सौरभ। मैं आ जाऊंगा आपके पास अब्बास साहब, 1 मिनट टाइम, हमारा समय बहुत है। रतन शादा जी, देखिए ये जो डॉक्यूमेंट है, इसमें केवल एक ऐसी नहीं है कि कोई एक हवाई बात किसी को जुनून में ला देने के लिए, किसी को केवल रेडिकलाइज करने के लिए की गई हो। रेडिकलाइजेशन इनका मकसद था, पुलिस बता रही है। बाकायदा एक रोड मैप है, उसकी 4 स्टेजेस बताई गई हैं। हम पहली स्टेज में क्या करेंगे? हम पहली स्टेज में मुसलमानों का भरोसा जीतेंगे, दूसरी स्टेज के अंदर मास मोबिलाइजेशन करेंगे और हमारे कार्डर्स को लिमिटेड एक्सपोजर कराएंगे सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने लड़ने का, तीसरी स्टेज के अंदर हम 50% मुसलमानों का, 10% SC ST OBCs का साथ अपने पास ले लेंगे, और फाइनल स्टेज में हमारे पास इतनी राजनीतिक ताकत होगी कि हम देश की सत्ता पर काबिज हो जाएंगे और फिर हम देश में इस्लामी कानून लाएंगे। ये ख्वाब है। देखिए सौरभ जी, दुर्भाग्य की बात है कि ये लोग तो बड़े स्पष्ट है क्या करना चाहते हैं। आज से नहीं, सिमी के दिनों से स्पष्ट है कि क्या करना चाहते हैं। इनको दारुल हर्ब नहीं, इनको दारुल इस्लाम चाहिए। ये कई बार घोषणा ऐसे लोग कर चुके हैं, लेकिन समस्या उनकी नहीं है, वो तो स्पष्ट है। समस्या उन लोगों की है जो टीवी पर, समाचार पत्रों के अंदर, पब्लिक स्पेस के अंदर उनको अलग अलग कारण से बचाते हैं, अलग अलग बहाने बनाते हैं। अब यहाँ बैठी है एसडीपीआई की महिला, जरा उनको पूछे कि तस्लीम रहमानी एसडीपीआई क्यों छोड़ गए थे।
मैं उनसे सुन चुका हूँ, तस्लीम रहमानी से। आज तस्लीम रहमानी भी शक के घेरे में, क्योंकि जिस प्रकार ज्ञानवापी के समय मजाक वगैरह उड़ाया था जिसके कारण सब दंगे फसाद हुए, उसको एक बार छोड़ दें। लेकिन तस्लीम रहमानी एसडीपीआई क्यों छोड़ के गए? क्योंकि उसके अंदर अधिक जो कंट्रोल था पीएफआई का था। ये लोगों को जानकारी है, उसको नकार सकती है तो नकारें, वरना पुलिस के पास उसके सबूत होंगे निश्चित रूप से। पुलिस अब उसके लगी है तो लगेगी। तो इस प्रकार से इन ऐसे लोगों को बचाने वाले लोगों की अधिक चिंता है जो देश के अंदर बैठे हुए, जिसको कहते हैं अंदर के ही दुश्मन हमारे, उनसे हमें अधिक संकट है। जो ऐसे लोगों को सालों से अलग अलग स्वरूप में बचाते रहे, टेररिस्टों के लिए वकील खड़े करते रहे, जब उनके ऊपर आरोप लगे तो उनको कहने लगे डेमोक्रेसी के खतरे में है, माइनॉरिटी वाला डरा हुआ है। जब दंगे होते हैं तो कहते हैं माइनॉरिटी की गलती नहीं, किसी और की गलती है। तो लगातार जो पाकिस्तान बना तब से इनको बचाने वाले जो सेक्युलर लिबरल कहलाने वाले लोग हैं, हमें संकट उनसे और भी गहरा है। और जहां तक ये बात है बनाने की, भारत को भूल जाए 1947 में भारत का एक हिस्सा ऐसे लोगों को दिया गया था जिनको शरिया वाला इस्लामिक कानून वाला देश चाहिए था, उनको मिल गया। बड़ी भारी कीमत चुकाई हमने, लाखों जाने गंवाई, करोड़ों ने घर गंवाए। और आज अगर फिर से वही बात करना चाहते हैं तो उनके लिए कोई स्थान नहीं है। जिनको चाहिए शरिया, जिनको चाहिए इस्लाम, उनके लिए मुल्क बना था, वहां चले जाए। यहाँ उसकी बात करने वाला कोई हमें नहीं चाहिए। ठीक, डीजीपी साहब के पास जाना चाहता हूं। सर, एक बात बार बार कही जाती है कि ये पीएफआई पर फिर बैन क्यों नहीं लगता। बहुत से लोगों ने ये सवाल उठाया। मैं 4 बजे भी प्रोग्राम कर रहा था, उसमें भी बहुत से लोगों ने कहा कि भाई अगर ये ऐसे आतंकी संस्था है जैसा आप कहते हैं, जैसा पुलिस कह रही है, तो फिर इस संस्था को बैन करो। करौली में हिंसा होती है तो इनका नाम आता है, कानपुर हिंसा में पीएफआई का नाम आता है, कर्नाटक में कुछ हो जाता है हिजाब बैन के नाम पर, हलाल मीट के नाम पर तो पीएफआई का नाम आता है, केरल में नाम आता है, तमिलनाडु में नाम आता है। तो वो सवाल ये पूछते हैं बैन क्यों नहीं होती हैं ये। सौरभ जी, बड़ी माकूल बात आपने पूछी। इस देश में ऐसे भी लोग हैं जो डॉक्टर जाकिर नायक ऐसे चरमपंथी कहते हैं, शांति दूत, अमन का फरिश्ता, और नेशनल पुलिस एकेडमी में उसकी व्याख्यान माला चलवाते हैं। ऐसे जहां पैरोकार हों आपके, तो दुश्मनों की जरूरत थोड़ा ही है आपको। सिमी को हमें 5 साल लगे थे बैन कराने में, 5 साल डॉक्यूमेंटेशन, लेकिन वो आईटी युग नहीं था। आज वही डॉक्यूमेंटेशन और वही कार्रवाई हमें करनी है। संबित पात्रा जी से मेरी गुजारिश है कि कम से कम अब इतनी कृपा अपने ऊपर तो हम लोग कर लें। सीए एजिटेशन हो पीएफआई एसडीपीआई, फार्मर्स एजिटेशन हो तो पीएफआई एसबीआई, दिल्ली दंगा हो तो हम कह रहे हैं 120 करोड़ पीएफआई से, हम जब बैंगलोर राइट होते हैं 40 करोड़ पीएफआई से। हम आरोप नहीं, जहां पर परमात्मा ने आपको विराजित किया है, अब आरोप न लगा के डॉक्यूमेंटेशन करके इन्हें करें नेस्तनाबूद। ये खलील खान ने जो फात्ते उड़ाने शुरू कर दिए हैं, कम से कम अब बातों से नहीं, अब एक्शन। अब देश कुर्बानी मांग रहा है। और जो इजराइल की नीति है, इजराइल का दुश्मन कहीं भी संतुष्ट और कहीं सुरक्षित नहीं है, वो इजराइल में हो या न्यूयॉर्क में हो, उसके ऊपर कार्रवाई ऐसी होगी कि 7 पुश्त याद करेंगे। संबित पात्रा जी, मेरी बातें थोड़ी कड़वी लगेंगी आपको, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं एसडीपीआई हो या पीएफआई हो, भारत के जो भी दुश्मन हो, डॉक्यूमेंटेटेड एविडेंस के साथ, बिना किसी पूर्वाग्रह के, हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। हमारे शीर्षस्थ नेता के ऊपर कातिलाना हमले के मंसूबे बन रहे हैं। यही चीज मेरे कार्यकाल में जब होती थी, तो जैसे संबित पात्रा जी, सिगरेट का बट बुझाया जाता है, वो कार्रवाई की जाती थी। वो फिर आज तक सर नहीं उठा पाए, जिसको फौज में कहते हैं टू कट द हेड ऑफ द कोबरा। जैसे कोबरा का सर काटा जाता है, वो करते। मेरी बातें डिप्लोमेटिक नहीं है, बहुत कड़वी है, लेकिन मैं मीठी मीठी बातें करने थोड़ी आया हूं। बेगम साहिबा के लिए इत्तला के लिए अर्ज है कि हमारे किसी से दुश्मन नहीं है, लेकिन 2047 तो छोड़ दीजिए। आज अभी संबित पात्रा जी, मैं आपका आह्वान करता हूं, इस ताकतों को निस्तनाबूद करने के ऊपर कार्रवाई करें, नहीं पीछे पछताना पड़ेगा। संबित पात्रा जी। नहीं, देखिए, डीजी साहब ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है और ये कई लोगों ने ये सवाल भी पूछा है, आपने भी बताया कि आपके शो में भी पूछा। इस पूरे प्रश्न में सुप्रीम कोर्ट में आपको याद होगा जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है तुषार जी ने सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि द प्रोसेस इज ऑन। ये जो पीएफआई को बैन करने का प्रोसेस ऑन है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने कहा है। देखिए, कोई होम मिनिस्ट्री हमें ब्रीफ नहीं करती है, हम पार्टी के प्रवक्ता हैं, मगर लॉजिकली मैं 2-3 बातें यहाँ रखना चाहूँगा। नंबर 1, आप याद करिए, अभी बिल्कुल रतन सारदा जी ने सही कहा कि ये जो पीएफआई है, ये दरअसल जब सिम्मी को बैन किया गया, ये सिम्मी के सारे लोग पीएफआई में आए। ये जो उमर खालिद है, जिसके समर्थन में कई अपोजिशन के लोग भी खड़े हुए, ये उमर खालिद के साथ राहुल गांधी भी खड़े हुए। ये उमर खालिद के पिताजी जो हैं वो सिम्मी में रहे थे, सिम्मी के अध्यक्ष भी थे।
उन सारों ने मिलकर पीएफआई बनाया और उसका एक ऑफशूट एसडीपीआई जो उसका पॉलिटिकल विंग है। देखिए, ये लॉजिक कहता है कि बैन करने से पहले आप तो इस नाम को बैन कर देंगे, इस ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर देंगे, मगर ये लोग फिर किसी दूसरे बैनर के नीचे अपनी संगठन शुरू करके वही गतिविधि देश को बर्बाद करने वाला, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह वाला ना शुरू कर दे। इसलिए इनकी मैपिंग करना बिल्कुल शिद्दत से, ये लोग कौन कौन हैं, इनकी जड़ें कहाँ कहाँ गई हुई हैं, किनके साथ इनके ताल्लुकात हैं, कैसा इनका फाइनेंशियल मॉड्यूल है, ये सब कुछ स्टडी करने के बाद जो नेशनलिस्ट सरकार है, जो राष्ट्रीय सरकार है, जो राष्ट्रीयता को बहुत ध्यान देती है, ये इस पर बिल्कुल कार्यरत होगी। ऐसा मत सोचिए कि हम हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं। बहुत कुछ चीजें टीवी पर कहा नहीं जा सकता है, ऐसा भी नहीं है कि मुझे सब बताया जा रहा है, मगर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, देश सुरक्षित हाथों में है, होगा होगा होगा। जो बात आपने अभी कही सिमी के हवाले से और जो डीजी साहब ने भी कही, ये तो ये जो अक्यूज है अतर, इसने खुद माना है कि ये पहले सिमी का मेंबर था, एक्टिव मेंबर था, और सिमी के लोग जो जेल में हैं उनकी मदद कर रहा है, और अब एसडीपीआई के अंदर रह करके ये एक गुप्त संगठन बनाना चाहता है, कुछ लोगों को रेडिकलाइज करके एक संगठन बना रहा है, ऐसा इसको निर्देश है। तो ये तो खुद इस बात को ये स्वीकार भी कर रहा है। मैं दो मेहमानों को और चर्चा में लाना चाहता हूं। कलीमुल हफीज साहब, एआईएमआईएम के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, स्वागत है सर आपका भी। कलीम साहब, पीएफआई के हवाले से पुलिस ने पीएफआई के हवाले से एक डॉक्यूमेंट जो है वो अपने सर्च अभियान में पकड़ा, और वो डॉक्यूमेंट ये कहता है कि पीएफआई का ये मंसूबा है कि 2047 तक देश में इस्लामी राज कायम हो जाए। इसके लिए बाकायदा वर्कफोर्स तैयार करने की बात की गई है, इसके लिए बाकायदा आर्म स्ट्रगल की बात की गई है, और तो और जरूरत पड़े तो इस्लामिक मुल्कों की सहायता लेने की बात। एक मुल्क का तो नाम लिया गया है कि हमने तुर्की के साथ हमने अपने बड़े अच्छे संबंध बना भी लिए। क्या कहना है? देखिए, आतंकवादी घटना कोई भी हो, उसकी तो सबसे पहले तो निंदा की जाती है, हम लोग भी उसकी निंदा करते हैं। दूसरी बात, ये जो रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है, ये ज़रूर एक बड़ी चिंता का विषय है, और इसमें अगर ये लोग पकड़े जाते हैं जो मुस्लिम समुदाय से हैं तो हमारे लिए भी चिंता का विषय है, लेकिन ये और सब तरफ सारे ग्रुप में इस तरह का रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है। तो मेरा ये कहना है, ख़ासतौर से जो सरकार के जो प्रवक्ता साहब बैठे हुए हैं, कि सबसे पहले तो हमें एंटी रेडिकलाइजेशन या डी रेडिकलाइज करने के लिए कोई सेल या कोई एक ऐसा हमें आह्वान शुरू करना चाहिए कि जिससे कि इस बढ़ती हुई बीमारी को यहीं रोका जा सके। दूसरी बात, अभी डीजीपी साहब कह रहे थे कि वो हमारे मुल्क को इजराइल बनाना चाहते हैं। अरे, इजराइल से ज्यादा अनसेफ कोई कंट्री नहीं है, और वो क्या आप इसको डेमोक्रेसी से हटाकर इजराइल जैसी आप थियोक्रेटिक स्टेट बनाना चाहते हो? तो यही जो सोच है, इजराइल डेमोक्रेसी नहीं है साहब, नहीं है। अरे वहां तो पूरी बाकायदा यहूदीइज्म, पूरा जुडाइज्म पूरा है वहां पे, वहां डेमोक्रेसी नहीं है। वहां से ज्यादा तो जुल्म किसी पूरी दुनिया के किसी हिस्से में नहीं है जितना वहां माइनॉरिटी की हो रहा है। तो वही जुल्म को ये सपोर्ट कर रही है सोच। तो मुझे अफसोस ये है, मैं बहुत इज्जत करता हूं हमारे डीजीपी साहब की, लेकिन इस तरह की बात कर रहे हैं टीवी पे आके, वो इजराइल को, इंडिया को इजराइल बनाना चाहते हैं। इसी सोच से ये इस तरह की अराजकता, अरे भाई, वो बात कर रहे हैं इजराइल अपने दुश्मनों को जिस तरीके से जवाब देता है, तो ये मैं वही तो सोच आ रही है, यही आरएसएस का मॉडल है। आज एसएसपी पटना ने जो बयान दिया है, क्या दिया है? एसएसपी पटना ने ये दिया है कि वो इस तरह की ट्रेनिंग कर रहे थे जैसे आरएसएस करती है, जैसे आरएसएस लाठी चलाना सिखाती है, ऐसे ये कर रहे थे। ये एसएसपी पटना मिस्टर ढिल्लों का बयान है। तो आप बताइए ना, आरएसएस का क्या रोल है? आरएसएस का भी यही रोल है। समझ में आ रहा, आप इजराइल के नाम पर इतना क्यों भड़क गए? ये इजराइल के नाम पे इसलिए भड़क गया कि इजराइल एक जालिम एक हुकूमत है। एक वहां की जो सरकार है वो बाकायदा वो अपने बचाव में, अपने दिफा में जो करते हैं वो करते हैं। नहीं, बचाव में अब आप करते हैं, अब आप आ गए, इंसानियत का कत्ल करते हैं। तो क्या हम अपने भारत में मुसलमानों पर जुल्म करते हैं? नहीं, तो क्या हम भारत में करा लेंगे इंसानियत? कौन कह रहा है ये? किसने कही ये बात? अभी आपके चैनल पे आप फॉल्स कंपैरिजन क्यों ड्रॉ कर रहे हैं? अरे, इनको करना चाहिए अमेरिका से। इनको अगर कंपैरिजन करना है तो ये उन मुल्कों से करें अरे साहब, कलीम साहब, बड़ी छोटी सी बात उन्होंने कही है, इजराइल चारों तरफ से अपने दुश्मन मुल्कों से घिरा हुआ है। आप दुश्मन मुल्कों से घिरे हुए हैं क्या? अरे आपके देश के अंदर ऐसे लोग हैं, आपके देश के अंदर ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं हम 2047 तक बना देंगे इस्लामी राज। दुश्मन नहीं है इनके खिलाफ। ये देखिए, आतंकवादी हैं इस तरह के जो लोग, ऐसे लोग कुचले जाने चाहिए कि नहीं कुचले जाने चाहिए? बिल्कुल कुचले जाने चाहिए। तो फिर इसमें इजराइल का नाम ले दिया तो क्या इजराइल का नाम इसलिए, जब देखिए, आप
इसराइल की आप मुझे ऑब्जेक्शन इसलिए इजराइल का कि इजराइल एक ऐसा आतंकवादी मुल्क है कि जो अपनी आवाम पे मैं आपसे ऐसा जुल्म कर रहा है, उसको भारत जैसा बना, भारत को जैसा बना ले। कलीम साहब एक मिनट डिबेट इधर का उधर चला जाएगा। मैं आपसे एक इल्तिजा करना चाहता हूं, इसमें आप इस्लाम वर्सेस जुइज्म ये वाली लड़ाई मत घुसाइए। नहीं, ये वही लड़ाई है, ये जो लड़ाई जो नहीं आप डीजीपी साहब ने उसका जिक्र किया, अमेरिका का क्यों नहीं जिक्र किया? आप इसको जहां अगर एक माइनॉरिटी को मार दिया जाता है तो वहां की फोर्स पर्सनल लेवल पर ले जा रहे हैं, घुटने वो पे मामला टिक के नहीं है ये। वो माफी मांगती है, मैं जवाब ले लेता हूं। वो ब्लैक लाइफ मैटर कहती है, उन्हें अमेरिका का मिसाल देनी चाहिए थी, इजराइल की नहीं सर। देनी एक मिनट अच्छा, तो अमेरिका बड़ा अच्छा मुल्क है आपके लिए? अमेरिका बेटर है, अच्छा, उससे इजराइल से बेटर है, बिल्कुल बेटर है। ठीक है, अच्छा आपने पूछा सवाल तो डीजी साहब जवाब जी, दीजिए। डीजीपी साहब बताएं। देखिए, पहली चीज जी, जनाब अली हफीज साहब आदाब। ये मैं क्या कहता हूं, ये मेरी ट्रेनिंग अमेरिका वालों से के साथ भी हुई है, मेरी ट्रेनिंग इजराइलियों के साथ भी हुई है। ये चीजें जो हैं, जो हमारे देश का, मुल्क का दुश्मन है, उसके लिए हमको आधा कसाई बनना पड़ेगा। इसमें मुझे कोई आपकी लोकप्रियता, किसी की लोकप्रियता नहीं चाहिए, लेकिन जो हमारी बहू बेटी हमारे मुल्क के ऊपर टेढ़ी नजर रखेगा, उसको हमें खत्म नेस्तनाबूद करना ही करना। और ये मैंने इजराइल कैसा बनाएंगे भारत को? अरे सर, इजराइल को छोड़ दीजिए, चलिए इजराइल, आप तो इजराइल पर आप बोल होना चाहिए। सुन लीजिए इजराइल जैसी आप अगर ऐसी मानसिकता लाना चाहते हैं इस देश में, तब तो कितनी अफरा तफरी होगी। आज तक इजराइल सुकून में नहीं है, आप चाहते हैं यहाँ पे। अच्छा कलीम साहब, अगर हमारे दुश्मन ने हमारे नेस्तनाबूद करना है तो मुझे इजराइल की तरह बनने में कोई गुरेज नहीं है। हमारे परेशान रहिएगा, आप रोइएगा नहीं, हमारे इजराइल परेशान है, ऐसी आप परेशान रहेंगे। अरे इस वक्त तो आप परेशान है, केवल नहीं, इस वक्त केवल आप परेशान हो रहे हैं। हमारे मुल्क की समस्या है, हमें अपने जो हमारा अच्छा चलिए, अरे सर उसके अंतर्गत कार्रवाई, अरे एक मिसाल उन्होंने क्या दे दी, आप तो इजराइल के नाम पे ऐसे भड़क गए जैसे पता नहीं उन्होंने क्या कह दिया। सौरभ जी, सिर्फ नाम लेने पे ये हाल है। कहीं अगर हम मोसाद के साथ ट्रेनिंग लेंगे या उनको ट्रेनिंग लेंगे, तब क्या होगा आप समझ सकते हैं, जो कि हम लेंगे कालांतर में मोसाद के साथ जॉइंट प्रोग्राम जरूर चलेंगे। ठीक है, अच्छा जी अब्बास साहब, जरा मैं आपको इंतजार करा रहा हूं, एक कमेंट इस पर, क्योंकि जो इजराइल के नाम पर इतनी बहस छिड़ी गई है, तो रतन शारदा जी कुछ कहना चाह रहे थे। आधा घंटा पहली बात, हाँ जी, मैं जानता हूँ, काफी जाता हूँ, आ रहा हूँ। आका थे सऊदी अरेबिया, इन्होंने इजराइल से संधि कर ली, अब उनको क्या करेंगे? इन्होंने कहा अमेरिका बड़ा अच्छा है, अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुसकर मारा, उसके बारे में क्या कहेंगे? अमेरिका ने सीरिया और इराक को बर्बाद कर दिया, झूठे इल्जाम लगा के, उसके बारे में क्या कहेंगे? एक अच्छा दुश्मन एक बेईमान दुश्मन से अच्छा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। एक अच्छा दोस्त होता है जो दोस्त बोले कुछ और करे कुछ, अच्छा नहीं होता। और एआईएम तो कहे नहीं, एआईएम डीरेडिकलाइजेशन की बात कर रहे हैं। भाई साहब, आप क्या कर रहे हैं? आपके जो प्रमुख थे उन्होंने कहा मोदी जाएंगे संन्यास तो क्या करेंगे, अगर योगी चले गए मठ में तो क्या करेंगे, हम भूलेंगे नहीं। चीफ का भाषण है, सुनिए, अब भड़किए मत, आगे और सुन लीजिए। उनके भाई ने कहा तो मैं कह भी नहीं रहा, उसकी बात भी नहीं कर रहा। आपके एमपी ने कहा सरेआम XYZ को फांसी पर लटकाना चाहिए, आपने कभी उसको निकाला नहीं पार्टी से। आप तो कृपया इस रेडिकलाइजेशन के हिस्से हैं, आपको ये कहना शोभा नहीं देता। आप ये कहिए कि हम ये रास्ता छोड़ देंगे, हम पूर्ण रूप से डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं, हम ट्रिपल तलाक, आप कह रहे हैं AIMIM रेडिकलाइजेशन का हिस्सा है। कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर शरिया आपके लोगों ने कहा हुआ है कितनी डिबेट्स के अंदर, आप यहाँ के कह रहे हैं कि हम रतन जी, आप कह रहे हैं आपने भी कहा कि AIMIM खुद रेडिकलाइजेशन का पार्ट है। अपना शीशे में झांक कर देखे। आपने आरएसएस का कहा ना डंडा, अरे भैया आरएसएस ने कभी ये नहीं कहा कि जो दुय्यम बाकी सारे धर्म के होंगे दुय्यम दर्जे के होंगे। इस्लामिक स्टेट क्या कहता है? तो इस्लामिक स्टेट और हिंदू स्टेट को मिक्स मत करिए। हिंदू सबको उतनी इज्जत देते हैं जो किसी भी धर्म के हो। आप उसके अंदर धिम्मी की बात करते हैं, जजिया की बात करते हैं, और ये दुनिया में इस्लामिक स्टेट में हो रहा है। तो शरिया का समर्थन करने वाले संविधान की आप बात करते हैं, दूसरे संविधान तो बोलिए PFI बोलिए PFI बैन होनी चाहिए। आप बात करते हैं कलीम साहब, PFI बैन होनी चाहिए। कलीम साहब एक मिनट शारदा साहब, प्लीज कलीम साहब बोलिए, फिर PFI बैन होनी चाहिए, तो देश में इस्लामी राष्ट्र लाना चाहती है। ये PFI के ऊपर पहले भी उत्तर प्रदेश में कई नाम आए, मध्य प्रदेश में नाम आए, उसके बाद अदालत में वो टिक नहीं पाए,
तो ये जो सरकार के जो इल्जाम होते हैं कम से कम सही बुनियाद पे हो तो अदालत में तो मतलब पीएफआई पर गलत इल्जाम लगाए जाते हैं। अच्छा ठीक है साहब, सैयद अब्बास साहब के साथ वाकई नाइंसाफी हुई है, बहुत देर हो गया, आधे घंटे मैंने उनको इंतजार कराया। आप बोलिए, उसके बाद पात्रा जी बोलिए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ साहब। और एंकर होते हुए मैं आपकी बात मानता हूं, बड़ा ही आदरणीय पैनल है, मेरे बड़े भाई बुजुर्ग हैं यहाँ पे, तो सबको सुन रहा था मैं। हालांकि मैं बात ये समझता हूं सौरभ साहब, हमें एक बात का यकीन करना चाहिए कि हिंदुस्तान में सबसे सर्वश्रेष्ठ हमारा संविधान है और कोई धर्म नहीं। तो जिन्होंने ये लिखा है कि एक इस्लामी मुल्क होगा, मैं उनकी एक हिंदुस्तानी होने के नाते, मुसलमान होने के नाते कड़ी निंदा करता हूं। और जो पुलिस अफसर ओपनिंग रिपोर्ट में बता रहे थे कि एक कावर्ड मेजॉरिटी है, मैं बिल्कुल नहीं मानता। ये हमारे हिंदू भाई हैं और ये बहादुर भाई हैं, और हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। उसी के साथ मैं ये समझता हूं कि पैनल पे ये चर्चा हो रही थी पीएफआई के बैन के बारे में। मेरे बड़े भाई हैं पैनल पे, मैं बड़ा इज्जत आदर करता हूं संबित पात्रा जी की, मैं उनको मित्र भी मानता हूं। वो ना के बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं और वक्ता भी हैं, और मैं उनके साथ बहुत सालों से डिबेट कर रहा हूं, और वो बार बार न्यूज चैनल पे आके कहते हैं कि हाँ बैन होगा बैन होगा। 2014 में भाजपा हुकूमत में आई, 2019 में हुकूमत में आई। मेरा एक छोटा सा सवाल है संबित पात्रा जी से, और कितने प्रोफेसर का हाथ कटेगा और कितनी बमबारी होगी? आप समझते हैं कि सिमी को बैन कर दो, पीएफआई का हिस्सा लेगा, तो आप समझते हो कि कोई टेरर ऑर्गेनाइजेशन कोई भी नाम होगा तो आप छोड़ देंगे? सिमी हो, पीएफआई हो या कोई भी नाम हो, मैं समझता हूं कि जो सरकार है, भाजपा की सरकार, जो बार बार लगातार कहती है जी, 2014 से नहीं 2010 में भी उन्होंने कहा था कि जब सत्ता में आएंगे बैन करेंगे। उनके तमाम जो प्रवक्ता, मैं पूछता हूं सवाल इनसे, मैं आपका सवाल समझ गया, लेकिन आप खुद चाहते हैं कि ये पीएफआई एसडीपीआई बैन होनी चाहिए? 10 सेकंड, आप खुद चाहते हैं कि बैन होनी चाहिए? जी बिल्कुल बैन होनी चाहिए। और कितने कितने बेगुनाह लोगों की हत्या करेंगे ये लोग? मैं समझता हूं कि बिल्कुल बैन होनी चाहिए। और उसी के साथ मैं समझता हूं, एक छोटा सा चैलेंज करता हूं बड़े भाई को, भाई साहब 8 साल आप हुकूमत में हो, बैन कब करेंगे? क्या आपकी सरकार इतनी सुस्त है? क्या अभी तक आप बैन? अब मैं जवाब ले लूं, हालांकि इस सवाल का जवाब वो पहले दे चुके हैं आपके, लेकिन आपके लिए, आप क्योंकि आपने उनको बड़ा भाई बताया, तो बड़े भाई साहब बता देंगे। नहीं, चलिए अच्छा है, आज दादी माँ भी मुझे छोटा बता रही थी और यहाँ मेरे भाई, छोटे भाई भी हैं, सब अच्छा है, ये सब रिलेटिव्स बैठे हैं, यही हिंदुस्तान की खासियत और सुंदरता है। देखिए बिल्कुल सही कहा अब्बास भाई ने कि कई डिबेट्स में उन्होंने मुझे कई बार सवाल पूछा। अब्बास भाई तो मुझसे ये भी पूछते थे, बताओ मंदिर कब बनेगा, बताओ मंदिर कब बनेगा। ये नहीं पूछा मैंने। अब्बास भाई तो मुझसे ये भी पूछते थे, बताओ अनुच्छेद 370 कब हटेगा, अनुच्छेद 370 कब हटेगा। हो गया। ये जो पीएफआई, सिमी इत्यादि का विषय है, ये देखिए मैं इसको मजाक के रूप में नहीं कह रहा हूँ, ये विषय बड़े गंभीर है, बहुत नीचे तक जड़ हैं। मैंने आपको इशारों में कहा, देखिए मैं तो एक केवल प्रवक्ता हूँ, मगर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हिंदुस्तान के सबसे बड़े पायदान सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर इसका उत्तर दे चुके हैं। सारा कुछ यहाँ पर टीवी में डिस्कशन नहीं हो सकता है, किसका जड़ कहाँ कहाँ तक गया हुआ है, फाइनेंशियल अकाउंट कहाँ कहाँ से आता है, कौन इसके पीछे हैं, ये सारी जानकारी। आप बिल्कुल मत सोचिए कि सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठी है। आप याद करिए सौरभ भाई, एक ज़माना था जब हम लोग अगर बस स्टेशन में जाते थे, मेट्रो स्टेशन में जाते थे, बार बार अनाउंसमेंट यही होता था, अपने नीचे देख लो, सीट के नीचे देखो कुकर रखा है तो जानना बम है, बगल में देखो स्कूटी रखा है तो जानना बम है, रिपोर्ट करो। अब बदल रहा है ना माहौल, ये बम नहीं फूट रहे ना अब हर जगह देश में। क्यों? क्योंकि हमारी सुरक्षा एजेंसियां अब बिल्कुल अपने तरीके से काम कर रही है, किसी के हाथ तुष्टीकरण की राजनीति के कारण बंधे नहीं हुए हैं, सबके हाथ खुले हुए हैं, धरपकड़ हो रही है, ये सब बैन होंगे, किसी प्रोफेसर का हाथ कटने नहीं दिया जाएगा। मुझे खुशी है आज पहली बार हमारे अब्बास भाई भी और कलीमुल भाई दोनों आज पीएफआई के बैन के विषय में बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मगर मुझे आश्चर्य एक बात की हुई है, मैं कंप्लीट करता हूं। आज एआईएमआईएम के जो अध्यक्ष हैं दिल्ली के, वो कह रहे हैं कि हाँ रेडिकलाइजेशन एक प्रॉब्लम है और रेडिकलाइजेशन के कारण आतंकवादी बन रहे हैं, हमें एक रेडिकलाइजेशन को कैसे डी रेडिकलाइज करना है उसके लिए एक सेल की आवश्यकता है। ये छोटा विषय नहीं है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष का ये बयान कि रेडिकलाइजेशन के कारण आतंकवाद बढ़ रहा है और उसके लिए हमें एक डी रेडिकलाइजेशन करने का इंस्ट्रूमेंट, एक सेल चाहिए,
ये बहुत बड़ी बात है। आज पहली बार इन्होंने मौखिक रूप से ये एक्सेप्ट किया है कि ऐसे एजेंसीज हैं जो रेडिकलाइज कर रही है। मैं तो उनसे कहूंगा कि डी रेडिकलाइज कैसे हो, ये सेल कैसा आपको चाहिए, किस प्रकार की आपको मदद चाहिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कहां कहां रेडिकलाइज हो रहा है, हम कैसे आपको मदद कर सकते हैं। आज आप टीवी पे बताइए और बिल्कुल बेबाक तरीके से बताइए, आपको मदद दी जाएगी। कौन वो लोग हैं जो रेडिकलाइज हो रहे हैं, कौन सी वो संस्थाएं हैं, आप जानते भी हैं वो कहां कहां हो रहा है, आप बताइए प्लीज। देखिए, देश को एजुकेट करिए। जी समित पात्रा साहब, बहुत शुक्रिया आपको इतनी इज्जत नवाजने के लिए। आपने देखा होगा धर्म संसद हुई, उस धर्म संसद में ओपनली कहा गया कि भाई एक मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार किया जाए। फिर उसके बाद उसी तर्ज पर जगह जगह लो इंटेंसिटी मॉड्यूल के घटनाएं हुई और उन घटनाओं में फिर जाहिर बात है बहुत सारी एक खास विचारधारा के लोग भी जुड़े। तो गोली चली हमारे सदर साहब के, उस पर कार पे गोली चली और आज उन्हें जमानत भी मिल गई हाई कोर्ट से। तो इस तरह का जो रेडिकलाइज जो एलिमेंट जो यूथ है वो जो बिल्कुल खुलेआम गोली चला रहा है, एक सांसद पे गोली चला रहा है, खुलेआम एक पूरी सभा हो रही है, हरिद्वार में हो रही है, छत्तीसगढ़ में हो रही है, दिल्ली में हो रही है और उसमें खुद खुलेआम नरसंहार की मांग की जा रही है। और इसी तरीके से गला काटा जा रहा है आपके उदयपुर में, इसी तरीके से अमरावती में गला काटा जा रहा है। ये सब, और यह जो आज ये पटना में हुआ है, ये सब रेडिकलाइजेशन का नतीजा है। आप इसको चाहे राजनीतिक तौर पे देखें या सामाजिक तौर पे देखें, इसके खिलाफ पूरे देश को खड़ा होना होगा। आपको नेशनल इंटीग्रेशन की मीटिंग बुलानी होगी, डी रेडिकलाइजेशन पे कदम उठाने होंगे, नहीं उठाएंगे तो हमारे देश को नुकसान होता रहेगा। जवाब दे संबित जी। देखिए कलीमुल्लाह, आपने अच्छा सवाल पूछा है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, ये जो अतर है जो आज पकड़ा गया, जिसके भाई ने बम ब्लास्ट भी किया था 2013 में, और ये जो जलालुद्दीन है, ये दोनों पकड़े गए, ये कहाँ गए थे? हरिद्वार गए थे या ऋषिकेश गए थे? कौन से धर्म संसद में गए थे? आपको कुछ पता हो तो बताइए। ये उसी धर्म संसद में गए होंगे जिस धर्म संसद में वो उदयपुर वाला गया था। हमारा जो पड़ोसी दुश्मन मुल्क है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि हमारे मुस्लिम यूथ को भी रेडिकलाइज करे वो, और ये एनआईए या हमारी देश की एजेंसियां लगातार इसकी रिपोर्ट देती रही हैं। इसी तरीके से देश का एक हिंदुओं में भी एक युवा को, यूथ को कुछ लोगों ने तैयार करा है। अब वो कहां से आया था वो आपको पता लगाना है। वो कौन से देश से वो स्पॉन्सर हो रहा है, कौन से देश उसके में शामिल है, या देश के आंतरिक शक्तियां उसमें शामिल है। आखिर ये धर्म संसद कैसे हो रही है, इसके बारे में भी ये तो मैं नहीं पता। आप कह रहे हैं कि हिंदू तो हिंदुस्तान से ही रेडिकलाइज हो रहा है और मुसलमान पाकिस्तान से रेडिकलाइज हो रहा है। नहीं, मैं तो उसमें हिंदुस्तान का कोई रोल, हिंदुस्तान में रहने वालों का कोई रोल नहीं है। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि एनआईए ने ये रिपोर्ट किया। अभी एनआईए ने रिपोर्ट वहां अमरावती वाले में या उदयपुर वाले में किया कि कोई पाकिस्तान का एक संगठन है, वहां से ये रेडिकलाइज हुए, वहां से ये इंस्पायर थे। इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीजें आती हैं जो इंटरनेशनल कनेक्शन आता है, लेकिन धर्म संसदों का जहां से खुलेआम नरसंहार की मांग की गई, इसका अभी कनेक्शन नहीं आया। मैं चाह रहा हूं ये कनेक्शन कहां से है, ये बता दें। मुसलमान तो पाकिस्तान से इंस्पायर्ड है और हिंदुओं की बात उन्होंने आपको बताई थी कौन सी धर्म संसद से है। चलिए इसका जवाब भी संबित जी आप ही दीजिए, फिर मैं शारदा साहब के पास जाता हूं, डीजीपी साहब के पास भी। देखिए, मैं बहुत अदब के साथ मैं इस डिबेट को हिंदू मुस्लिम के लाइन पे लेना नहीं चाहता हूं, ना कोई हम में से चाहता है। हम चाहते हैं शांतिप्रिय डिबेट हो, मगर मैं बहुत ही रेस्पेक्ट के साथ कहूंगा कि हिंदू धर्म में कभी रेडिकलाइजेशन हो ही नहीं सकता है, कभी फैनेटाइजेशन हो ही नहीं सकता है। हमारा तो एक ही मकसद है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। यही हमारा, देखिए भारत के संविधान का भी यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। सब के मैं सर बीच में नहीं बोला था। मैं सिर्फ पूछा है, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मैंने पूछा है कि जो धर्म संसद हुई है तीनों, चाहे हरिद्वार में हुई हो, दिल्ली में हुई हो, वहां हुई है, मुसलमानों ने की थी। मैं आपसे पूछ रहा हूं। आपने पूछ लिया, मैं जवाब दे रहा हूं, आप सुन लीजिए। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये पाकिस्तान तो रेडिकलाइज कर ही रहा है, मगर ये भी सोच लेना कि सारे जो ये अनाउंसमेंट पत्थरबाजी की होती है, मस्जिद में जो अनाउंसमेंट होती है, ये सारा कुछ पाकिस्तान करा रहा है। बिल्कुल उसका हाथ तो है ही, मगर उसके हाथ आ जाना कैसे रोकना है, इसकी चिंता आपको करनी होगी। जब आप ही के लोग कहते हैं 15 मिनट पुलिस हटा देने से देखो हिंदुओं का क्या होता है, मुझे पता नहीं उनको पाकिस्तान ने रेडिकलाइज किया था कि नहीं। ओवैसी साहब के भाई को हो सकता है किया हो पाकिस्तान ने रेडिकलाइज,
आप ही के पूर्व विधायक रहे हैं पठान धर्म साहब, संसद वारिस पे पठान बता साहब, दीजिए उन्होंने सर। कहा सर, धर्म कि संसद बता दीजिए 85 पत्रा साहब। सर एक समय सर मैं बता ही रहा हूं सर, बता ही रहा हूं। आपने कहा पाकिस्तान रेडिकलाइज कर देती है। वारिस पठान जी को पाकिस्तान ने रेडिकलाइज किया कि उन्होंने कहा 15 करोड़ वर्सेस 85 करोड़, उन्होंने रेडिकलाइज किया कि नहीं किया? और अभी शारदा साहब बता रहे थे जब मोदी जी चले जाएंगे हिमालय पे और मठ में चले जाएंगे योगी जी, तो हिंदुओं का क्या होगा? अब पता नहीं ओवैसी साहब को पाकिस्तान ने रेडिकलाइज किया कि नहीं किया, ये तो मुझे पता नहीं, मगर हमें हिंदू मुस्लिम नहीं करना है। आपने सही कहा, डी रेडिकलाइज करना है। आपको इसमें ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है। चलिए शारदा साहब। देखिए, धर्म संसद बार बार कह रहे हैं, धर्म संसद करने वालों किसी ने भी प्रोटेक्ट नहीं किया। जिस तरह से आप लोग इस तरह के रेडिकल एलिमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, ये इतिहास आपके सामने है। 30 स्थानों पे जुलूस निकले, 3 नगरों में दंगे हुए। हर बहस के अंदर मैं बहुत बहसों में जाता हूँ। आपके एआईएमएम ने हमेशा उनको अच्छा साबित किया, उन्होंने उनको डिफेंड किया। आप आकर जो बात कर रहे हैं, शायद आपका और बाकी लोगों का मेल नहीं खाता। आप नए लगते हैं एआईएम आए हैं, या आपकी भाषा को पता नहीं है, आपके विचार बड़े अच्छे हैं, गलत पार्टी में आप चले गए। क्योंकि हर बहस के अंदर एआईएम वाला छाती ठोक के इनको प्रोटेक्ट करता है। मैं चैलेंज देता हूँ, जितनी मर्जी पुरानी डिबेट में जाइए, ऐसे डिबेट जिसके अंदर जब कहा गया कि आप सर तंसेजुता को सपोर्ट करते हैं क्या, उन्होंने कहा हाँ करता हूं, ऐसे लोगों को रोकना पड़ेगा। तब आप जो कह रहे हैं ना, उस बात में दम है, वरना केवल यहाँ आके आपने कह दिया। क्यों कह रहे हैं आप लोग? सर, आप दोनों ने धर्म संसद को सपोर्ट किया, दोनों लोगों ने नहीं बताया धर्म संसद के बारे में। नहीं, इन्होंने भी, रतन शारदा जी ने बोला कि धर्म संसद को किसी ने डिफेंड नहीं किया। अरे आप बताइए ना, कौन कर रहा है? उन्होंने बोला इस बात को। सर कौन कर रहा है? बोलने तो नहीं है, उनको रोका नहीं गया। उनके अच्छा, अब मैं एक जाते जाते मैं एक सवाल डीजीपी साहब से, समय खत्म हो चुका है बिल्कुल। विक्रम सिंह जी, एक चीज आपसे जरूर जानना चाहता हूँ, ये जो भी ये पीएफआई के मंसूबे हों, बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े जैसी वाली बात है वैसे तो, कि इस्लामिक कानून भारत में लागू कर देंगे, लेकिन क्या आपको लगता है इतने बड़े लंबे अनुभव के बाद पुलिसिंग के, कि ऐसे लोगों को कहीं कोई वाइड स्प्रेड सपोर्ट मिल सकती है क्या? सवाल ही नहीं उठता है। हमारे यहाँ समझदार लोग हैं, दानिशमंद लोग हैं, उनको मालूम है अच्छा और बुरा क्या है। हमारा कानून बहुत पुख्ता है। मैं बार बार संबित पात्रा से कह रहा हूं कि जो भटके हुए नौजवान हैं उनके बारे में कार्रवाई करें, डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम चलाएं, और ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। लेकिन कानून को अपनी सख्ती के साथ ऐसे लोग जो वर्गलाने वाले हैं उनके खिलाफ एक नजीर कायम करनी है, जो हम नहीं कर पा रहे हैं। संबित पात्रा साहब का ऑडियो बड़ा पुअर था, लेकिन जिन लोगों ने हेट स्पीचेस दी हैं, चाहे कहीं भी दी हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल के 30 दिन के अंदर उनकी सजा सुनिश्चित कराई जाए। ये मोटर माउथ जो जगह जगह जा करके ये बोल रहे हैं, ये बिल्कुल 10 सेकंड दीजिए, उचित नहीं है। सारे मोटर माउथ और जिन्होंने गले काटे हैं उनको भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल के 45 दिन के अंदर सजा सुनानी चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर इस तरीके का सर्कस नहीं चल सकता है। ठीक सर, अब्बास साहब बिल्कुल आउट ऑफ टाइम हूं, आज के लिए माफी, फिर किसी दिन कसर पूरी कर देंगे। बहुत शुक्रिया लेकिन आप तमाम लोगों का जुड़ने के लिए। मामला बहुत गंभीर है। पटना से ये जो इन्वेस्टिगेशन इस वक्त चल रही है, इसकी तह तक जाने की जरूरत है, और अगर ये किसी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ता है या किसी संस्था पीएफआई के साथ पुलिस बोल रही है कि जुड़ा हुआ है, तो आप समझिए कि ये सब लोग हमारे आसपास काम कर रहे हैं। हर शहर में ये संस्थाएं काम कर रही हैं, और हमारे देश के अंदर इनके ऊपर बैन लगाने की मांग नहीं बहुत पुरानी। उम्मीद करते हैं सरकार इस पर भी जल्द कोई कदम उठाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।